दिन का समय था और धरती पर कहीं एक खूबसूरत भीड़ भाड़ वाले शहर में लैंग भीड़ के बीच खड़ा था, एक बक्सा लिए हुए जिसमें एक भरवां जानवर और उसका सारा सामान था। लोगों का ध्यान उस पर था। वे सोच रहे थे कि लैंग को क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में उसने यूं ही अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। कानों में बालियां पहने उस आदमी ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर नजरों से फुसफुसाने लगा। उसने बताया कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही के कारण व्हाइट मिस्ट स्टार सेक्टर ने एक असाधारण मार्शल आर्ट जीनियस को खो दिया था। इससे कानून प्रवर्तन प्रमुख लुनोंग का गुस्सा भड़क उठा था। ये सुनकर उस योगिनी जैसे कान वाले आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गया। दोस्त थोड़ा उलझन में था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी प्रतिभा 11वें स्तर के शिखर पर मौजूद लैंग को अपना पद गंवा सकती है। झुमके वाले आदमी ने बताया कि जाहिर है जवाब साफ नहीं था। जब वे बातें कर रहे थे, लैंग बस अपना सिर नीचे करके तेजी से चल सकता था। लैंग ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह बस लैंग को मन ही मन कोस सकता था। गुस्से में लैंग ने डिब्बे को कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह चीखने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ईमानदार दिखने वाला कोई व्यक्ति इतना दुष्ट हो सकता है। हालांकि उसने लापरवाही स्वीकार की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लैन चेंग पर 1% भी दोष नहीं है। उसके दोस्त का ध्यान उस पर गया, यह महसूस करते हुए कि वह पागल होने वाला है। लैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये देखते हुए कि उसका मूड हर पल बदल रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या उसे रजोनिवृत्ति हो चुकी है, जबकि उसे अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था। लैंग का चेहरा उदासी से भर गया और उसने आह भरी। उसने सोचा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। अगर उसे रिटायर होना ही है तो हो जाए। इसके अलावा उसने बहुत समय से आराम नहीं किया था और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उस गार्डन प्लेनेट पर छुट्टियां मनाने ले जाएगा जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। मुस्कुराते हुए लैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने गार्डन प्लेनेट के बारे में जो कुछ सुना था उसके बारे में सोचा। एक ऐसी जगह जहां चाशनी के झरने, हरे प्याज के तेल से बने नूडल्स की झीलें, जमीन से उगे मेमने के कटार और ड्राफ्ट बियर के फलों से लदे पेड़ हैं। ये देखकर लोग कुछ उलझन में पड़ गए और उन्हें ये देखकर घिन आई कि वह फिर से खुश हो गया है। जब लैंग अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसके पीछे लुनोंग का एक होलोग्राम प्रकट हुआ। क्रोध से चमकती आंखों से उसने घोषणा की कि उसे एक आपातकालीन घोषणा करनी है। लुनोंग की आवाज सुनकर लैंग अपनी तंद्रा से बाहर आया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। लुनोंग ने लैंग को घूरा, दांत भींचे और गुस्से से भरी निगाहों से घोषणा की कि 11वीं श्रेणी के प्रवर्तक लैंग ने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण एक गंभीर और अक्षम्य गलती की है। इससे श्वेत धुंध क्षेत्र को भारी और अकल्पनीय क्षति हुई। परिस्थितियां गंभीर थीं और उसका अपराध अक्षम्य था, जिसके लिए उसे निम्नलिखित दंड दिया गया। उसकी कुलीन उपाधि आजीवन रद्द कर दी गई। उसके वंशजों को 3 पीढ़ियों तक कुलीन पद के लिए आवेदन करने से मना कर दिया गया। 11वीं श्रेणी के प्रवर्तक के पद से उसकी बर्खास्तगी और 3000 वर्षों तक उसकी रक्षा के लिए 8वीं श्रेणी के युद्ध गृह पर निर्वासित कर दिया गया। लैंग ने पलटकर देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर सदमे से कांपने लगा। कुछ ही देर बाद लैंग ने अपने सामान का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। बेचारा लैंग घुटनों के बल गिर पड़ा। खुद को घबराने से नहीं रोक सका। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू एक अंतहीन नदी की तरह बहने लगे। उसे पता था कि उसका अंत हो गया है। वह खो गया था 3000 साल, और वो भी सिर्फ एक इंसान को बच निकलने देने के लिए। निराशा में डूबा हुआ लैंग जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि क्या उसकी गलती वाकई इतनी गंभीर थी।
इस बीच कहीं और कोई मार्शल फायर के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जैसे ही उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं, उसके शरीर से मार्शल फायर निकलने लगा। लू शेंग ने एक जोरदार प्रहार किया जिससे पत्थर की दीवार चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपनी पीठ मोड़ ली और चलते हुए उसने मन ही मन अपने पुरस्कारों का जायजा लिया। साधना के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की असीमित आपूर्ति, एक मानद विस्काउंट उपाधि, लेवल 11 के हथियारों और उपकरणों का एक पूरा सेट और नवीनतम निजी अंतरिक्ष यान। लू शेंग अपनी हवेली में लौट आया, अपने सोफे पर बैठ गया और पसीना पोंछते हुए एक स्वादिष्ट शेक पीने लगा। उसने सोचा कि इस सेक्टर का लाडला होना कैसा लगता है। ये बहुत ही अच्छा था कि एक पूरे सेक्टर के सारे संसाधन सिर्फ उसके लिए समर्पित थे। लू शेंग ने सिस्टम विंडो खोली और शांत निगाहों से उसे देखने लगा, ये जानते हुए कि अगर कोई बहुत ज्यादा मांग न हो तो वह जो चाहे पा सकता है। उसकी आंखें झपकने लगीं, खुशी से झूम उठा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे साधना के संसाधनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने सोचा था कि जब उसने नीला ग्रह छोड़ा था तो उसका लक्ष्य कड़ी मेहनत करके पैसे बचाना और कुछ रहने योग्य ग्रह खरीदना था। हालांकि लगभग लापरवाही से अब उसके पास एक पूरा तारामंडल था। मंडल ग्रहों की एक सूची प्रदर्शित करने लगा। लू शेंग ने इसे ध्यान से और मुस्कुराते हुए देखा और ड्रैगन राष्ट्र के प्रत्येक मुख्य प्रांत को एक एक रहने योग्य ग्रह देने के लिए कई अच्छे रहने योग्य ग्रहों को चुनने का फैसला किया। लू शेंग ने एक ग्रह चुना, अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उसकी आंखें चमकने लगीं। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने फैसला किया कि जहां तक बाकी देशों की बात है, उनके लिए एक ही ग्रह पर ठूंस देना ही काफी होगा। लू शेंग ने मिल्टन की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो बुरी तरह डर गया था, माफी मांग रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। शांत दृष्टि से लू शेंग ने सोचा कि अब अगर वह मिल्टन को सबक सिखाना चाहता है तो उसे अब और गोलमोल बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने पिता के सामने खड़ा होकर उसे 2-4 जोरदार थप्पड़ मार सकता है और उसके पिता शायद तालियां भी बजाएंगे और उसे शाबाशी भी देंगे कि उसने उसे कितनी अच्छी तरह थप्पड़ मारा है। लू शेंग ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और सोचने लगा कि जब उसके माता पिता ये खबर सुनेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तभी कामुक पैरों वाली एक महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। वह एक योगिनी के कान वाली महिला थी जो रिपोर्टों वाला एक फोल्डर लिए हुए थी। वह हमारे लड़के के कमरे में दाखिल हुई और एक दयालु मुस्कान के साथ उसे बताया कि उसने जिन ग्रहीय श्रेणी के जहाजों का अनुरोध किया था वे सभी अब अपनी जगह पर हैं। उसकी आवाज सुनकर लू शेंग अपनी तंद्रा से बाहर आया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हमारा लड़का खड़ा हुआ और एक शांत मुस्कान के साथ उससे उसे देखने के लिए कहा, क्योंकि वह उन जहाजों के बारे में बहुत उत्सुक था जो एक पूरे ग्रह के लोगों को आश्रय दे सकते हैं। घबराए हुए भाव के साथ उसने अपने बालों का एक गुच्छा ठीक किया, जमीन की ओर देखने लगी और उसे बताया कि कोई समस्या है। जहाज अभी रवाना नहीं हो सकते थे क्योंकि यह क्षेत्र श्वेत धुंध क्षेत्र का था और वे इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। लू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा, उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्षेत्र श्वेत धुंध क्षेत्र का है। उसी समय हमारे लड़के का फोन बजने लगा। जब उसने फोन चालू किया तो उसने देखा कि उसकी मंगेतर स्नोई का वीडियो कॉल आ रहा था। उसने चिंतित स्वर में उससे पूछा कि क्या लू शेंग उत्सुक हो गया और उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है। स्नोई की आंखें उदासी से भरने लगीं। उसने जमीन की ओर देखा और पता चला कि नीला ग्रह गंभीर संकट में है। लू शेंग स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लू शेंग के माता पिता स्नोई के साथ थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी।
माँ ने चिंग शुई से पूछा कि क्या उसने छोटे शेंग से बात पूरी कर ली है और क्या उसने बताया है कि वह कब वापस आएगा, क्योंकि वह पहले ही कई महीनों से बाहर था। पिता, जो धूम्रपान कर रहा था, ने अपनी बाहें क्रॉस करके चुपचाप सोचने लगा। कठोर भाव से उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह नासमझी कर रही है। उसने उसे याद दिलाया कि उनका बेटा ब्रह्मांड में चला गया है और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि वह कितना बड़ा है। ये समझाते हुए कि यह कोने के बाजार जाने जैसा नहीं है, जहां 10 मिनट का चक्कर लगता है। उसने जोर देकर कहा कि यह इतना आसान नहीं है और उसे बेकार की चिंता करना बंद कर देना चाहिए। माँ का ध्यान उस पर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। माँ को लगा कि वह सही कह रहा है। उसने खाना बनाने जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि छोटा शेन जल्द ही वापस आ जाएगा। एक दयालु मुस्कान के साथ स्नोई ने माँ को आश्वस्त किया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने बताया कि लू शेंग इस ब्रह्मांड में बहुत अच्छा कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि वह एक काउंट बन गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। स्नोई की आंखों में शांति की चमक थी। वह पिता की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि वह टहलने जा रही है। मुस्कुराते हुए पिता ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद स्नोई हवेली से बाहर निकली और खोए हुए भाव से जमीन को देखने लगी। जब वह विचलित थी, तभी एक बैंगनी बालों वाली महिला उसके सामने प्रकट हुई, जिसने उसका ध्यान खींचा। उसकी आवाज सुनकर स्नोई ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। यह महिला लिन झेंग्यू थी, जिसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे श्रीमती कहकर अभिवादन किया। लू, और पूछा कि लू शेंग ने क्या कहा था। स्नोई ने उसे देखा और गंभीर स्वर में स्वीकार किया कि वह जल्द से जल्द वापस आएगा और वह अन्य तरीकों से भी इस समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेगा। लिन झेंग्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे रास्तों से उसका क्या मतलब है। स्नोई शांत रही और उसने जाहिर किया कि उसे पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उसने बस उन्हें चिंता न करने को कहा। लिन झेंग्यू ने अफसोस जताया कि आखिरकार एक निम्न स्तरीय सभ्यता के ग्रह होने के नाते उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। वे केवल शोषण और उत्पीड़न के पात्र थे। उसकी आंखें उदासी और डर से चमकने लगीं। उसने बताया कि लैन चेंग नाम का पिछला गाइड काफी समझदार था, लेकिन अचानक उसकी जगह एक नए गाइड ने ले ली। हालांकि उन्होंने अभी अभी संसाधन इकट्ठा किए थे, फिर भी अब कोई उन्हें फिर से लाना चाहता था, और कोटा पिछली बार से सैकड़ों गुना ज्यादा था। उसे यकीन था कि वह बस अपनी जेबें भरने की कोशिश कर रहा था। जिज्ञासा और उलझन से भरी निगाहों से स्नोई सोच रही थी कि क्या हालात को देखते हुए वे पर्याप्त ऊन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। लिन झेंग्यू चुपचाप सोचने लगी। फिर उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने कहा कि यह एक भेड़ से पूरे कपड़े के कारखाने के लिए पर्याप्त ऊन काटने जैसा था। ये बिल्कुल असंभव काम था। अपनी जेब से पैसे देकर भी वे आधा ऊन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस अन्यायपूर्ण सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि कमजोरों को धमकाया जाता है और दुबले पतले घोड़े की सवारी की जाती है। स्नोई की आंखें शांति से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास था कि जब लियू शेंग वापस आएगा, तो सब कुछ बिना किसी समस्या के सुलझ जाएगा। लिन झेंग्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और स्वीकार किया कि वह इस समस्या के समाधान के लिए लियू शेंग की शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उन्हें इस हद तक धकेल दिया गया था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह नीले ग्रह पर आक्रमण करने के लिए तैयार सैकड़ों अंतरिक्ष यान की कल्पना करने लगी। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं, ये जानते हुए कि लियू शेंग के स्वभाव को देखते हुए वह लौटने पर उस गाइड का सामना जरूर करेगा। और हालांकि एक गाइड से निपटना आसान था, उसे डर था कि अगली बार वह अपने पीछे पूरे स्टार फ्लीट के साथ आएगा। लियू शेंग की छवि उसके मन में उभर आई। वह ईमानदार थी और उसने स्वीकार किया कि लियू शेंग की मार्शल आर्ट में प्रतिभा अद्भुत थी। निस्संदेह
अगर उनकी वजह से ही सही। उसके आगे एक विशाल भविष्य था। उसने एक शक्तिशाली शत्रु को उकसाया और इससे उसके युद्ध पथ में बाधा उत्पन्न हुई। तब नीले ग्रह के निवासी एक ऐसे अपराध के दोषी होंगे जिसका प्रायश्चित 10,000 बार मरने पर भी नहीं हो सकता। स्नोई बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुन रही थी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें उदासी से भर आईं। उसने स्वीकार किया कि वह भी ब्रह्मांड में लियू शेन की वर्तमान स्थिति का वर्णन नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि वह एक काउंट है और उसने उन्हें लेने के लिए अभी अभी एक अंतरिक्ष यान खरीदा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सब किस स्तर का है। उसने अपना सिर उठाया और लियू शेन के साथ हुई वीडियो कॉल को याद करने लगी, एक दयालु और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। लियू शेंग ने उसे आश्वासन दिया था कि उसके पास इसे हल करने की शक्ति है और उन्हें उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए। इस बीच लियू शेंग की मुलाकात सेबस्टियन और एक्लेसिया से हुई। जब वे बातचीत कर रहे थे, सेबस्टियन बैठा एक गिलास वाइन पी रहा था। लियू शेंग उनकी ओर मुड़ा और जैसे ही उसकी आंखें शांति से चमक उठीं, उसने उन्हें लगभग पूरी स्थिति बता दी। सेबस्टियन ने शांति से अपनी वाइन का एक घूंट लिया। लियू शेन की निगाहें उस पर टिकी थीं, उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो रही थीं। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चेयरमैन अनगिनत ग्रहों के प्रभारी थे और वे उनसे इतने तुच्छ मामले को सुलझाने में व्यक्तिगत रूप से मदद मांग रहे थे। उनके लिए यह ऐसा था जैसे किसी के आंगन से मुर्गी चोरी हो गई हो और वह न्याय के लिए सीधे सम्राट के पास जाए, और सबसे बढ़कर किसी दूसरे देश के सम्राट के पास। लियू शेंग ने एक्लेसिया की ओर मुड़कर न्याय प्रमुख से पूछा कि वे इस स्थिति को कैसे सुलझा सकते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि उन्हें नहीं पता कि और किससे संपर्क करें, और पूछा कि क्या उनके पास कोई समाधान है। हमारे लड़के की आवाज सुनकर वह अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। कुछ हैरान हुई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और शांत भाव से बताया कि नीला तारा अंततः श्वेत धुंध तारा क्षेत्र के अधीन एक संसाधन ग्रह है। इसलिए यमु तारा क्षेत्र की शक्तियां सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि यह आसान था। उसे बस उसके ग्रह तारा मंडल के पास के कुछ तारा कुलीनों से संपर्क करना था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आश्वस्त किया कि इन कुलीनों के प्रभाव से संसाधन विभाग की एक छोटी सी समस्या का समाधान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उसने उसे बताया कि वह तुरंत इसका प्रबंध कर देगी और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लियू शेंग ने उसे धन्यवाद दिया। एक्लेसिया की आंखें प्रेम से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसने उससे कहा कि यह एक छोटी सी बात है और दरअसल उसके पास भी कुछ ऐसा है जिससे उसे परेशान करना है। ये सुनकर एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ लियू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया, ये सुनने के लिए उत्सुक। लियू शेंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और सच्चे भाव से उससे वादा किया कि अगर वह कुछ कर सकता है तो वह जरूर अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। एक्लेसिया चुपचाप सोचने लगी, ये जानते हुए कि लियू शेंग एक भरोसेमंद इंसान है। लियू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और विचारों में डूब गया। यामू स्टार सेक्टर ने हाल ही में उसके लिए बहुत कुछ किया था। सिर्फ व्हाइट होल एक्सप्लोरर जहाज की कीमत ही कई अरब काले क्रिस्टल सिक्कों के बराबर थी, और यह सिर्फ सामग्री की कीमत थी, बिक्री मूल्य नहीं। जहां तक अन्य साधना संसाधनों की बात है, वे अनगिनत थे। उसने इतना कुछ ले लिया था कि उसे शर्म आ रही थी। उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। इस बार उन्होंने उसके घर की समस्याओं को सुलझाने में भी मदद की थी, और अगर वह कुछ न करे और यामू स्टार सेक्टर के लिए वापस न आए, तो उसे सचमुच चैन नहीं मिलेगा। एक दयालु मुस्कान के साथ सेबस्टियन ने अपना हाथ बढ़ाया और हमारे लड़के से पूछा कि क्या वह अन्य स्टार सेक्टरों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक युद्ध प्रतियोगिता और कौशल विनिमय में शामिल होकर अपनी मार्शल क्षमता में सुधार करना चाहता है। ये सुनकर
लियू शेंग अचानक अपने विचारों से बाहर आया, उसकी आंखें जिज्ञासा और भ्रम से चौड़ी हो गईं, और उसने विशिष्ट विवरण पूछा। गंभीर दृष्टि से सेबस्टियन खड़ा हुआ, लियू शेंग की ओर अपनी उंगली उठाई और स्पष्ट किया कि यामू स्टार सेक्टर के नाम पर वे आसपास के 13 स्टार सेक्टरों के साथ मिलकर एक भव्य अंतरक्षेत्रीय स्टार स्तरीय मार्शल जीनियस एक्सचेंज टूर्नामेंट शुरू करेंगे। सेबेस्टियन ने अपना हाथ हवा में उठाना शुरू किया और कुछ ही देर बाद पूरे ब्रह्मांड का एक होलोग्राम प्रकट हुआ। शांत स्वर में उसने लियू शेंग को समझाया कि जब समय आएगा तो वे 13 स्टार सेक्टरों के हर सुपरजीनियस को इकट्ठा करेंगे, जो हर सभ्यता और जाति से होंगे। लियू शेंग का ध्यान होलोग्राम पर केंद्रित था और वह अपने विचारों में डूब गया। सेबेस्टियन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने बताया कि वे उसके प्रतिद्वंद्वी होंगे। लियू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि यह सितारों का भव्य मंच है, एक ऐसी जगह जहां सभी जातियां वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी और प्रतिभाशाली लोग आपस में भिड़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों और प्रजातियों के उन स्टार स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों के छोटे छोटे सिरों को चुटकी में दबाने का विचार ही उसे बेहद रोमांचित कर रहा था। कुछ सोचने के बाद लियू शेंग सेबस्टियन के पास गया और शांत भाव से बताया कि उसने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हामी भर दी है और पूछा कि यह कब शुरू होगा। सेबेस्टियन अपनी दाढ़ी सहलाने लगा, आंखें बंद कर लीं और लियू शेंग से जल्दबाजी न करने को कहा। उसने समझाया कि अभी के लिए यह उसका बस एक विचार है। उसे अभी भी पूछना था कि क्या अन्य तारामंडल सहमत हैं, और प्रतिभागियों की सूची पर अभी भी चर्चा चल रही थी। सेबेस्टियन ने लियू शेंग की छाती पर थपथपाया, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सेबेस्टियन ने लियू शेंग को गौर से देखना शुरू कर दिया और उसे स्पष्ट कर दिया कि वही कुंजी है और उसे अभी केवल साधना जारी रखने और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। एकलेसिया उनके पास आई और उन्हें बीच में रोककर लियू शेंग को समझाया कि यद्यपि अमर श्रेणी का वंश शक्तिशाली होता है, फिर भी उसकी वर्तमान शक्ति का स्तर थोड़ा कम है। उसने अपनी बाहें पार कर लीं और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने समझाया कि अन्य तारामंडलों में निश्चित रूप से अमर श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से 1 दर्जन में कम से कम कुछ तो होंगे ही, कुछ तो चमकते चांद और सूर्य के प्रकाश के स्तर के होंगे। 12वें स्तर के शक्तिशाली लोग भाग नहीं लेंगे, लेकिन 11वें स्तर के लोगों की निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी। सेबस्टियन, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, ने स्वीकार किया कि वह सही थी, लेकिन लियू शेंग को चेतावनी दी कि वह उत्साह में न बह जाए। हालांकि लक्ष्य लोगों को अपने स्पैरिंग पार्टनर के रूप में लाना था, लेकिन जीत या रैंकिंग वास्तव में मायने नहीं रखती थी। जो भी हो, उसके भविष्य की संभावनाएं उन सभी की संयुक्त संभावनाओं से हजारों गुना व्यापक थीं। लियू शेंग बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुनता रहा। सेबेस्टियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरी। तभी उसके शरीर से एक तीव्र और शक्तिशाली हरी मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। उसे अब भी उम्मीद थी कि स्टार सेक्टरों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों का यह अभूतपूर्व टूर्नामेंट शक्ति का प्रदर्शन होगा, अमर श्रेणी की वंशावली के मूल्य को प्रदर्शित करेगा और उनके यामू स्टार सेक्टर की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लियू शेंग जमीन की ओर देखने लगा और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और उसने सेबस्टियन से पूछा कि क्या सभी प्रतिद्वंद्वी केवल 11वें स्तर के होंगे। उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है और कम से कम उन्हें 12वीं स्तर की मार्शल आर्ट की और प्रतिभाएं लानी चाहिए, वरना दबाव बहुत कम होगा। ये सुनकर सेबेस्टियन और एकलेसिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े सदमे से खुले रह गए। उसी समय नीले ग्रह पर समुद्र के पास किसी द्वीप पर दिन का समय था और सीगल आकाश में उड़ रहे थे। कुछ ही दूरी पर बिकिनी पहने महिलाओं का एक समूह समुद्र तट पर एक खूबसूरत दिन का आनंद ले रहा था और उनके पीछे एक गिलास में नारियल पानी पी रहे एक आदमी पर
एक घूंट पीने के बाद उसने अपनी घड़ी चालू की और मुस्कुराते हुए माज से पूछा कि इस बार उसे कितना मुनाफा हुआ। घड़ी पर एक आदमी का होलोग्राम दिखाई देने लगा जिसके कान योगिनी जैसे थे, जिसने उलझन भरी निगाहों से कहा कि उसे नहीं पता। मोटे आदमी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई और उसने अपनी उंगली उठाकर बताया कि यह 1 लाख, कम से कम 1 लाख काले क्रिस्टल के सिक्कों में है। ये सुनकर मास की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहा था और इस तरह का मुनाफा वाकई मुमकिन है। मोटा आदमी झूले में लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने बताया कि मास को पता ही नहीं था कि यह निम्न स्तरीय संसाधन वाला ग्रह वास्तव में कितना समृद्ध है। उसका पूर्ववर्ती एक मूर्ख था, क्योंकि जब भी वह संसाधन इकट्ठा करने आता था तो वह ठीक उतनी ही राशि लेता था जितनी बॉस उसे लेने का आदेश देता था, जिससे वह उसकी नज़र में पूरी तरह से मूर्ख बन जाता था। उसने नारियल मेज पर रख दिया और घमंडी भाव से कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर लैन चेंग बेवकूफ न होती तो उसे कोई फायदा नहीं होता। मोटा आदमी निश्चिंत हो गया, ये जानते हुए कि यहाँ कुछ और बार आने से उसे घर, अंतरिक्ष यान खरीदने और मरीना से शादी के लिए दहेज देने लायक पैसे जमा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मोटा आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। उसने पहले जो उपहार दिए थे वे बिल्कुल बेकार नहीं गए, क्योंकि उन्हें एक ही बार में संसाधन विभाग में भेज दिया गया था। सुविधाएं वाकई असाधारण थीं। उसने उपहारों पर खर्च किए पैसे एक ही बार में वापस कर दिए। मंगल ग्रह मोटे आदमी को घूरने लगा और ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं पाया। सबसे निचले स्तर पर काम करना मुश्किल था, जबकि मोटे आदमी को हर संसाधन ग्रह पर सबसे अच्छा व्यवहार और सेवा मिली। उसे अलग अलग ग्रहों के नज़ारों का भी आनंद लेने का मौका मिला। उनकी खूबसूरती और लजीज खाने का तो कहना ही क्या। मंगल की आंखें गुस्से से चमकने लगीं, जिससे उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कहा कि मोटे आदमी ने तो सब कुछ कर लिया है और वह भी संसाधन विभाग में तबादला चाहता है। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ मोटे आदमी ने समझाया कि वह इस तरह नहीं देख सकता, क्योंकि कुछ जगहें सुविधाओं से भरी हैं, जबकि कुछ इतनी बंजर हैं कि वहां पक्षी भी मलमूत्र नहीं करते। नीले ग्रह का नक्शा उसके दिमाग में आया। जब उसने बताया कि उदाहरण के लिए उसका वर्तमान स्थान नीला ग्रह A28462 साधारण लगता है और उसकी सैन्य सभ्यता केवल 300 साल पहले ही शुरू हुई थी। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ग्रह के स्टावन ऊर्जा क्रिस्टल भंडार की उनकी खोज 90% तक पहुंच गई थी। इस ग्रह ने ही उसे लगभग 10,000 काले क्रिस्टल सिक्के दिलाए थे। मंगल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। उसने इसे अपमानजनक समझा और उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि ऊर्जा क्रिस्टल के इतने प्रचुर उत्पादन का मतलब कई सैन्य शक्ति केंद्रों की उपस्थिति होना चाहिए। उसके अनुसार निचली सभ्यताओं के लोग सभी क्रूर थे और अगर उसने उन्हें उकसाया तो वे मिलकर उसका वध कर सकते थे। जब मंगल बोल रहा था तो मोटा आदमी मुस्कुराया और बताया कि वह उससे ज्यादा सतर्क है और उसने बहुत पहले इसकी जांच की थी। नीले ग्रह पर सबसे ऊंचा स्तर केवल 9 था और उनकी संख्या 100 से भी कम थी। सभ्यता की विरासत के बारे में मोटा आदमी 2 महिलाओं को समुद्र में खेलते हुए देखने लगा। सभ्यता की विरासत के बारे में यह उसे काफी अजीब लगा। मूल सैन्य विरासत काफी उन्नत लग रही थी, लेकिन शीर्ष स्तर की विरासत बहुत पीछे थी। मोटे आदमी ने कल्पना की कि लियू शेंग तीव्र सैन्य ऊर्जा से घिरा हुआ है, और मंगल ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध के देवता नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इस ग्रह पर प्रकट हुआ था और पहले ही तारों की ओर प्रस्थान कर चुका था। उसने अनुमान लगाया कि निचले स्तरों की वे उच्च स्तरीय विरासतें बाहर से खरीदी गई थीं और वहां फैलाई गई थीं। आखिरकार निम्न स्तरीय सामग्री सस्ती थी। मास की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं जब उसने उसे चेतावनी दी कि स्थानीय सभ्यताओं के प्रतिभाशाली लोग जो अपने ग्रह को छोड़ सकते हैं,
वे सरल नहीं होते और उसे अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए, वरना वह जाल बिछा देगा। मोटा आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उपेक्षापूर्ण भाव से इशारा किया और तिरस्कार से पूछा कि क्या माज सचमुच सोचता है कि उसे उनसे डरना चाहिए। उसने समझाया कि इस ग्रह को लेवल 10 का मार्शल लाइसेंस भी नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि इसने कभी लेवल 10 से ऊपर का कोई योद्धा पैदा नहीं किया है। उसने दावा किया कि वे उसके लिए जितने चाहें उतने लेवल 9 के योद्धा ला सकते हैं। वह उन सभी का सामना करेगा। जब मोटा आदमी धूप सेंक रहा था, माज ने उसे ये बताने का फैसला किया कि अगर ऐसा है तो उसे जो चाहे करना चाहिए, और आगे कहा कि हाल ही में कोर स्टार सेक्टर में कुछ बड़ा हुआ है। मंगल ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गंभीरता से भरी निगाहों से बताया कि पड़ोसी यम्मू तारामंडल में एक अद्भुत अमर शरीर वाला महापुरुष प्रकट हुआ है, जिसने हर तारामंडल में हलचल मचा दी है। ये सुनकर मोटे आदमी ने पहले अपना चश्मा ठीक किया और फिर उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। अमरता की उपाधि को वह हमेशा एक किंवदंती मानता था। माज ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, एक गहरी सांस ली और मोटे आदमी से कहा कि वह खुद ही इसे खोज ले। मोटे आदमी का ध्यान उस पर था, उसका मन जिज्ञासा से भर गया। माज ने अपने हाथ फैलाए और अंदर की कहानी बताने का फैसला किया, ये समझाते हुए कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति मूल रूप से उनके श्वेत धुंध तारा क्षेत्र का था, लेकिन एक प्रवर्तक की लापरवाही के कारण यम्मू तारा क्षेत्र ने उसे चुपके से छीन लिया था। परिणामस्वरूप उस प्रवर्तक को 3000 वर्षों के लिए वॉरफील्ड तारे में निर्वासित कर दिया गया। कई स्पष्टीकरणों के बाद मोटे आदमी ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि यह सब वास्तव में हुआ था और यम्मू तारा क्षेत्र के पास कुछ बहुत ही चालाक तरीके थे। माज ने कई उच्च श्रेणी के कुलीनों की कल्पना करना शुरू कर दिया और बताया कि इस समय कोर स्टार जोन के कुलीन अपने ही क्षेत्र के निम्न स्तरीय सभ्य ग्रहों पर प्रतिभाओं की पागलों की तरह खोज कर रहे हैं, और यह एक वास्तविक चलन बन गया है। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ माज ने उस पर उंगली उठाई और उसे याद दिलाने का फैसला किया कि निम्न स्तरीय संसाधन ग्रहों पर अपनी सीमा का उल्लंघन न करे, वरना अगर उसने किसी राक्षसी प्रतिभा को उकसाया तो वह परिणामों को झेल नहीं पाएगा। घबराए हुए भाव के साथ मोटा आदमी हाथ हिलाकर वादा करने लगा कि वह इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से कभी नहीं टकराएगा, क्योंकि वह तारा समूह संख्या 2837 में था, जो मूल रूप से उपनगरों का उपनगर है। उसी क्षण मास की घड़ी बजने लगी और घबराए हुए भाव के साथ उसने बताया कि जाहिर है वह प्रतिभा उनके तारा समूह में ही पाई गई थी। ये सुनकर मोटे आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, सोच रहा था कि कहीं माज उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। गुस्से से भरी निगाहों से उस मोटे आदमी ने उस पर भय फैलाने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि अगर वह प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच क्लस्टर 2837 में था भी, तो वहां करोड़ों जीवन देने वाले ग्रह थे, जिससे संभावना करोड़ों में एक हो जाती है। उसे इतना यकीन था कि वह उससे नहीं टकराएगा कि उसने कसम खा ली कि अगर वह उससे टकराया तो वह हाथों के बल खड़ा हो जाएगा और उसे तुरंत दस्त हो जाएंगे और फिर सारा पानी पी जाएगा। यह वीडियो खत्म होता है। मास की आंखें भ्रम से चमकने लगीं जब उसने देखा कि मोटा आदमी एक बार फिर मुफ्तखोरी करने की कोशिश कर रहा है। मास का होलोग्राम गायब होने लगा, लेकिन इससे पहले उसने खाने से उसके चिपचिपे चेहरे का मजाक उड़ाया और उसे याद दिलाया कि लौटने पर उसे एक बड़ा डिनर देना है। मोटे आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया और चुपचाप सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मोटे आदमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि अमर स्तर का कोई योद्धा सचमुच होता है या नहीं। उसने लियू शेंग के बारे
में एक समाचार लेख खोला और 10 लाख सालों में डिस्ट्रिक्ट 13 के पहले चमत्कार के बारे में ध्यान से पढ़ने लगा। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह चमत्कार वास्तव में उसके बहुत करीब था, जो बिल्कुल असंभव लग रहा था। वह फिर से झूले में लेट गया और शांत भाव से नारियल पानी का एक और घूंट लिया, खुद को यकीन दिलाते हुए कि इतनी बुरी किस्मत होना नामुमकिन है, और वह यूं ही चिंता कर रहा था। उसकी चिंताएं गायब हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसे याद आया कि उसने जो समय सीमा उन्हें दी थी, उसमें 2 दिन से भी कम समय बचा है। उन लोगों की खामोशी देखकर उसने सोचा कि उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। कुछ ही देर बाद मोटे आदमी ने गति पकड़ी और छलांग लगा दी। एक घमंडी निगाह से अपनी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह उड़ने लगा, जिससे जमीन पर एक बड़ा धमाका हुआ। पलक झपकते ही नया गाइड वहां पहुंच गया जहां कम्बरलैंड था। शक्तिशाली गाइड उसके पीछे उतरा और ये देखकर बेचारे कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। कम्बरलैंड मुड़ा, अपनी छाती पर हाथ रखा और गाइड को प्रणाम किया। मोटा आदमी चुपचाप अपने विचारों में खोया हुआ उसकी ओर चलने लगा। चिंतित भाव से कम्बरलैंड ने अपना सिर उठाया और उसी क्षण नीले ग्रह से आए योद्धा संत उसके पीछे आकाश से नीचे उतरने लगे और देर से आने के लिए क्षमा मांगने लगे। अब जब सभी आ गए थे तो कम्बरलैंड और योद्धा संत उस मोटे आदमी के सामने झुककर सम्मान प्रकट करने लगे। घमंडी भाव से मोटा आदमी सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि उसने उन्हें जो काम सौंपा था वह कैसा चल रहा है। ये सुनते ही कम्बरलैंड की आंखें डर और आतंक से चमकने लगीं और उसे पसीने से तरबतर कर दिया। बिना समय गंवाए उसने अपना हाथ उठाया और चमकीले, उच्च शुद्धता वाले ऊर्जा क्रिस्टलों से भरे कई घन आकाश से नीचे उतरने लगे। कम्बरलैंड घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह मात्रा पर्याप्त है। मोटे आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और चुपचाप ऊर्जा क्रिस्टलों को देखने लगा। संतुष्ट होने के बजाय गुस्से से भरे भाव से उसने ऊर्जा क्रिस्टलों के घन को लात मार दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे इतना कम दिया, और सोच रहा था कि क्या यह उनकी सारी तैयारियों का नतीजा है या वे बस उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गाइड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली, तीव्र युद्ध शक्ति निकलने लगी। वह इस बात से क्रोधित था कि वे उसे ऐसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वह तारों भरे आकाश के नीचे कोई भिखारी हो। गाइड इतना शक्तिशाली था कि उसने आकाश में बादल छा दिए और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। युद्ध संत का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और डर के मारे उनके जबड़े खुले रह गए। बिना एक पल भी बर्बाद किए वे फिर से उस मोटे आदमी के सामने झुक गए और उससे अपना गुस्सा शांत करने की विनती करने लगे। उसी समय एक महिला आगे आई और गाइड से एक पल रुकने को कहा। ये देखकर उनमें से एक ने अपना ध्यान उसकी आश्चर्य और उलझन से फैली हुई आंखों पर केंद्रित कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि झेंग यू था। शांत भाव से वह गाइड की ओर चलने लगी और उसे समझाया कि उनका नीला तारा केवल स्तर 1 का संसाधन ग्रह है और इस वजह से वे वास्तव में इतना उत्पादन नहीं कर सकते। डर या भय के बजाय उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। उसने बताया कि इसके अलावा उन्होंने पहले भी ऊर्जा क्रिस्टल का एक बैच दिया था जो निर्धारित कोटे से ज्यादा था। मोटे आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और चुपचाप सोचने लगा। झेंग यू उसके पास गई, सम्मान में अपना सिर झुकाया और उससे समझदारी से पेश आने की विनती की। एक ठंडी मुस्कान के साथ गाइड ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, अगर वह समझदार होगा तो उसे कौन समझेगा? झेंग यू चुपचाप गाइड को घूरने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। मोटे आदमी ने देखा कि यह महिला युद्ध के उस देवता की कट्टर प्रशंसक और एक असली उपद्रवी थी, वही जिसने कोटा 300 गुना बढ़ाने पर सबसे ज्यादा शिकायत की थी। मोटे आदमी की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उसके साथ शुरुआत करने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और तारों
भरे आसमान के नीचे मोटा आदमी छलांग लगा दी। ये देखकर झेंग यू घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। मोटा आदमी उसके सामने उतरा और एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन से उठा लिया। जैसे ही एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकली, शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। झेंग यू बस गाइड को पकड़ सकता था। उसे छोड़ने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। मोटा आदमी उसे घूरने लगा और ठंडे भाव से पूछा कि क्या उसे हमेशा पहल करने वाली बनना पसंद है। गाइड ने झेंग यू की गर्दन कसकर पकड़ ली और उड़ने लगा। सबका ध्यान उस पर था, जिससे वे घबरा गए और दया की भीख मांगने लगे। गुस्से से भरी निगाहों से गाइड उनकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वे भी मरना चाहते हैं। कम्बलेंस और दूसरे की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अगर वे बीच में आए तो वे भी मर जाएंगे। गाइड का धैर्य जवाब दे गया, गुस्से से भरे भाव के साथ। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह उन्हें 5 दिन और देगा और अगर उसके बाद भी वे उसके लिए जरूरी ऊर्जा क्रिस्टल नहीं जुटा पाए तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। फिर उसने बेचारी झेंग यू की गर्दन और भी जोर से पकड़ ली, जिससे वह दर्द से दांत पीसने लगी। गाइड ने अपनी युद्ध शक्ति उसके शरीर में भरनी शुरू कर दी, जिससे वह मुंह खोलकर दर्द से चीखने लगी। घमंडी निगाहों से उस मोटे आदमी ने साफ कर दिया कि उन्हें भी उसकी तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। गाइड झेंग यू को मार ही पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे रुकने को कहा और कुछ ही देर बाद ऊर्जा का एक तेज झोंका घमंडी गाइड के हाथ में लगा, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोटे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह चीखने लगा, जिससे झेंग यू छूट गई। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और राहत और उलझन महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही उसके हाथ से खून नदी की तरह बहने लगा, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह गुस्से से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की थी। जब गाइड ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उनके पास एक विशाल अंतरिक्ष यान था, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। कुछ ही देर बाद सैकड़ों बेड़े आसमान से उतरने लगे। गाइड की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है और क्या इतने सारे बेड़े की उपस्थिति का मतलब ब्रह्मांड से किसी महान व्यक्ति का आगमन है जिसने उसे रुकने का आदेश दिया है। जहाजों पर एक काले ड्रैगन का प्रतीक था और ध्यान से देखने पर मोटे आदमी को याद आया कि यह काले ड्रैगन का प्रतीक था। काले ड्रैगन पर्वत परिवार का प्रतीक चिन्ह है। उसका शरीर मुर्गे की तरह कांपने लगा और उसका मन भय से भर गया, क्योंकि उसने काले ड्रैगन पर्वत को सफेद धुंध क्षेत्र की सर्वोच्च शक्तियों में से एक के रूप में पहचाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके इतने सारे बेड़े अचानक यहाँ क्यों प्रकट हो गए। यह ऐसा था जैसे कोई उच्च श्रेणी का रईस अचानक किसी देहाती झोपड़ी में प्रकट हो गया हो। अंतरिक्ष यान के अंदर किसी ने मोटे आदमी को घुटने टेकने का आदेश दिया। गाइड अचानक अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान आदेश पर केंद्रित हो गया, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। मोटे आदमी ने मना कर दिया, लेकिन एक अजीब से दबाव ने उसके शरीर को बिना किसी प्रतिरोध के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह सदमे में था, सोच रहा था कि ये दबाव क्या है। मोटे आदमी ने अपना सिर जोर से जमीन पर पटका, जिससे उसका धूप का चश्मा चकनाचूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी कोई मोटे आदमी के सामने उतरा और पूछा कि क्या वह ब्लू स्टार नंबर A28462 के लिए संसाधन संग्रह का प्रभारी नया गाइड है। मोटे आदमी ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। काले ड्रैगन पर्वत का शक्तिशाली काउंट लुओ फैंग, जो भाला लिए हुए था, मोटे आदमी को उसकी ओर बढ़ते हुए तीखी नजरों से घूरने लगा। गाइड का अहंकारी भाव बदल गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक गंभीर भाव के साथ उसने सिर हिलाया।
लुओ फेंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं जब उन्हें पता चला कि कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने अपना परिचय ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के काउंट लुओ फेंग के रूप में दिया और कहा कि गाइड ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए किया है, अपनी जेबें भरी हैं, और यहाँ तक कि एक अमर काउंट के होम स्टार पर भी अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की है। उन्होंने घोषणा की कि उनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए 1000 मौतें भी पर्याप्त नहीं होंगी। मोटा आदमी घबरा गया और उसे पसीने से तरबतर होने लगा। घबराहट में उसने काउंट लुओ फेंग को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की बात तो स्वीकार की, लेकिन अमर काउंट के होम स्टार पर अहंकारी व्यवहार करने से साफ इनकार किया और कसम खाई कि वह ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक तुच्छ और जर्जर संसाधन वाले ग्रह का फायदा उठा रहा है। लुओ फेंग उसे चुपचाप देख रहा था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह मोटा आदमी सच कह रहा है या नहीं, लेकिन फिर गुस्से से भरे भाव के साथ उसने सवाल किया कि यह गलतफहमी कैसे हो सकती है, और इस बात पर क्रोधित हुआ कि उसने फिर भी ये दावा करने की हिम्मत की कि वह गलत था। मोटे आदमी की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। लुओ फेंग उसके सामने खड़ा था। गाइड घबरा गया। उसे यह विश्वास करना असंभव लगा कि यह तुच्छ नीला तारा वास्तव में उस अमर काउंट का ग्रह तारा था। इस ग्रह पर अब तक स्तर 10 का व्यक्ति भी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अमर स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे यहाँ से निकलो। लुओ फेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। गाइड की आंखें भर आईं। उसने उससे मामले की गहराई से जांच करने की विनती की और जोर देकर कहा कि जरूर कोई गलती हुई होगी। आसमान अंतरिक्ष यान से भरा हुआ था। लुओ फेंग ने गाइड को घूरते हुए उसे सिर उठाकर देखने को कहा, क्योंकि बाई के हुआ परिवार, गार्डेना स्टार मैजिक लान परिवार, आउड परिवार और सभी प्रसिद्ध परिवारों के काउंट आ गए थे। फिर उसकी आंखें आत्मविश्वास और गुस्से से चमकने लगीं, ये तर्क देते हुए कि हो सकता है कि वह अकेला गलत हो, लेकिन यह असंभव है कि जो लोग आए हैं वे भी गलत हों। मोटे आदमी का चेहरा डर से विकृत हो गया और उसका मन सवालों से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। गाइड ने लुओ फेंग को मुस्कुराते हुए देखना शुरू किया और फिर उसने अपना सिर जोर से जमीन पर पटक दिया, ये सोचते हुए कि वह अमर काउंट कैसा अद्भुत, स्वर्ग को हिला देने वाला व्यक्ति होगा। यह वीडियो का अंत है। लुओ फेंग ने अपना भाला निकाला और उसे गाइड के सिर पर रख दिया। तभी ऊंची एड़ी के जूते पहने एक महिला दूसरे अंतरिक्ष यान से उतरी, उनके पास आई और उस मोटे आदमी के सिर पर पैर रख दिया, जिससे उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसे पसीने से तरबतर कर दिया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि वह गंभीर संकट में है। कल्पित कान वाली महिला ने अपनी बाहें क्रॉस करके गाइड को घूरा। उत्सुकता भरी निगाहों से उसने लुओ फेंग से पूछा कि क्या यह आदमी भी अमर स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के ग्रह लोक से कुछ लाभ उठाने आया है। लुओ फेंग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उसने उससे उसे रोकने और कठोरता से पूछताछ करने के लिए कहा। उन्हें ये पता लगाना था कि क्या उसने इस ग्रह पर कुछ और भी गलत किया है, ताकि जब वह अमर प्रतिभाशाली व्यक्ति वापस आए तो उनके पास उसका स्पष्टीकरण हो। महिला चुपचाप सोचती रही और तभी और भी कुलीन लोग अपने जहाजों से उतरकर उनके पास उतरने लगे। लुओ फेंग और वह महिला मुड़े और उनकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। जब वह महिला गाइड के सिर पर पैर रख रही थी, तभी एक कुलीन व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाते हुए कहा कि उन्हें भी इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वह जैसा बदकिस्मत मूर्ख जो वास्तविकता को देख नहीं पाता न होता, तो उन्हें अमर प्रतिभा से मिलने का इतना शानदार मौका न मिलता। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उस व्यक्ति ने गाइड को बलि के झंडे के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। दूसरे कुलीनों ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह एक अच्छा विचार है।
लुओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह एक अमर वंश था। हालांकि समय के साथ वह अभी केवल 9वें स्तर पर था। ये पूरी तरह से संभव था कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तारामंडल और यहाँ तक कि इस आकाशगंगा को भी छोड़ सकता था। महिला ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसे एहसास हुआ कि तब तक वह अमर प्रतिभाशाली नहीं रह जाएगा, बल्कि एक अमर मार्क्वेस, एक ड्यूक, या यहाँ तक कि एक अमर राजा बन जाएगा। जैसे जैसे वह महिला गाइड के सिर पर पैर रखती गई, लुओ फेंग निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि यह सचमुच शर्म की बात थी कि लू शिंग उनके श्वेत धुंध तारा क्षेत्र से नहीं था। लुओ फेंग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, क्योंकि सब कुछ के बावजूद स्पीकर झेंग लोपू का उनके अच्छे संबंध बनाने में मदद करना एक सौभाग्य की बात थी। गाइड का चेहरा पसीने से लथपथ था और उसका मन किसी से भी ज्यादा डर से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। मोटे आदमी की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और उनसे आंसू एक अंतहीन नदी की तरह बहने लगे, क्योंकि वह डर के मारे सोच रहा था कि क्या उसने सचमुच अमर काउंट के अपने ही ग्रह से मुनाफा हड़प लिया है। मोटा आदमी सदमे में था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होने की 1 अरब में एक संभावना उसके हाथ लग गई है। सूरज ढल रहा था और वह महिला घमंडी गाइड के सिर पर पैर रखे जा रही थी। मोटे आदमी को बस निराशा ही हाथ लगी। वह सोच रहा था कि आखिर उसने संसाधन विभाग में नौकरी क्यों की। उसने सोचा कि बेहतर होता कि वह बस एक स्टार लॉटरी टिकट खरीद लेता और घर पर बैठकर जैकपॉट का इंतजार करता। बेचारी झेंग यू को धीरे धीरे होश आने लगा। डर से भरे चेहरे के साथ वह खांसने लगी और अपनी आंखें खोलने लगी। उस महिला ने गाइड के सिर को और जोर से दबाया, उसे ठीक से घुटने टेकने का आदेश दिया। जब झेंग यू ने अपना सिर उठाया तो उसका मन उलझन से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लुओफेग मुड़ा और शांत भाव से चुपचाप उसकी ओर चलने लगा। लुओफेग एक सच्चा सज्जन था। उसने झेंग यू को खड़ा होने में मदद की और पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह जानता था कि उसने बहुत कुछ सहा है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। लुओफेग की आंखें शांति से चमक रही थीं। तभी उसने एक छोटी हरी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोला, जिससे बूंदें जमीन की ओर गिरने लगीं। झेंग यू का ध्यान उस पर था और शक्तिशाली आभा को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बूंदें जमीन पर गिरीं और कुछ ही देर बाद बिना किसी जगह से घास उगाए लुओफेग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और झेंग यू का जबड़ा सदमे से खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि इसने एक पल में पूरी जमीन को पुनर्जीवित कर दिया था। एक अजीब सी अनुभूति महसूस करते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक गर्म शक्ति ने उसे घेर लिया, जिससे उसे राहत की लहर महसूस हुई। जमीन से निकलने वाली प्राण शक्ति ने उसके जख्मों को साफ कर दिया था और यह अविश्वसनीय रूप से सुकून देने वाला एहसास था। लुओफेग ने एक दयालु मुस्कान के साथ औषधि को ऊपर उठाते हुए बताया कि उसके पास 11वें स्तर से नीचे की कोई औषधि नहीं है। ये रहस्यमय बैंगनी औषधि उपचार कर सकती थी, लेकिन इसे पीने से पहले इसे करोड़ों बार पतला करना पड़ता था। इसलिए उसके पास इस धरती पर इसे डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि इस ग्रह का पोषण हो सके। झेंग यू बस चुपचाप देखता रह सकता था। लुओफेग ने उसे औषधि देते हुए तर्क दिया कि अगर वह थोड़े से भी कोर विकिरण से ठीक हो सकती है और अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकती है, तो अमर काउंट का गृहलोक इतना बंजर। झेंग यू का मन सवालों से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कृतज्ञता भरे भाव से उसने लुओफेग के आगे सिर झुकाया और अपनी जान बचाने के लिए उनके आधिपत्य का धन्यवाद किया। उसने जमीन की ओर देखा और शर्माने से खुद को नहीं रोक पाए, ये सोचकर कि यह बहुत कीमती है।
उसे एहसास हुआ कि औषधि की एक शीशी पूरे नीले तारे को विकसित कर सकती है। उसकी आत्मा पर बस हल्का सा असर हुआ था और थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। इस तरह की उपचार औषधि पूरे ग्रह से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और लुओफेक को प्रणाम करना बंद कर दिया। वह टमाटर की तरह लाल हो गई थी और ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि इसकी वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरी। उन कड़वे दिनों के बारे में सोचते हुए जब उसने बड़ी मेहनत से ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा किए थे ताकि उन्हें एक मार्गदर्शक के बचे हुए हिस्से के बदले में दे सकें। हालांकि अब एक उच्च स्तरीय जीवन रूप की चमक में डूबकर वह यूं ही और भी शक्तिशाली हो सकती थी। यह वाकई आश्चर्यजनक था। उस योगिनी कान वाली महिला ने उस मोटे आदमी को पीछे से लात मारी और उसे ठीक से चलने और चलने का आदेश दिया। गाइड का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह अब कुत्ते जैसा हो गया था। झेंग यू का ध्यान उन पर गया और वह दंग रह गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 10वीं स्तर का गाइड भी उनकी नज़रों में चींटी जैसा था, जिसे वे उंगली के एक झटके से कुचल सकते थे। हैरान निगाहों से वह लुओफेक के पास गई और पूछा कि जिस अमर अर्ल का उसने अभी जिक्र किया था, वह कौन था। लुओफेक का ध्यान उसकी ओर गया। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वह भूल गया था कि वह अमर अर्ल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लुओफेग ने बताया कि अमर अर्ल ही वह था जिसने इस नीले ग्रह को छोड़ दिया था। झेंग यू को लू शेन की मुस्कान की कल्पना होने लगी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। लुओफेग जानता था कि वह उसे युद्ध का देवता कहती है। उसने बताया कि अर्ल लू शेन के पास श्वेत धुंध क्षेत्र और यमू क्षेत्र दोनों में अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली अमर श्रेणी की असाधारण काया है और उसे 10 लाख वर्षों में अपने 13 क्षेत्रों में सबसे महान प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया है। इसलिए यमू स्टार क्षेत्र संघ ने उसे अमर की उपाधि प्रदान की। आसपास के योद्धा संतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनमें से एक ने लुओफेग की ओर इशारा करते हुए दूसरों से सुनने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा था कि उन्हें भगवान लू के गुट ने भेजा है। योद्धा संत आपस में बातचीत करने लगे। वे दंग रह गए कि भगवान लू कुछ महीने पहले ही ब्लू स्टार छोड़कर गए थे और पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन गए थे। 10 लाख वर्षों में पहला सच्चा विलक्षण व्यक्ति। हे भगवान, यह अविश्वसनीय था। झेंग यू को स्नोई की कही बात याद आने लगी। लग रहा था कि लुओफेग वहां कमोबेश ठीक ठाक था। आंखें बंद करते हुए उसे खुशी हुई, क्योंकि उसे याद आया कि उसने श्रीमती लू से पहले पूछा था और उन्होंने उसे बताया था कि वह तारों के बीच मुश्किल से काम चला रहा है। उसकी आंखें राहत से भर गईं और उसने अपने बालों का एक गुच्छा ठीक किया, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया था कि उस भाव का क्या मतलब था। उसी समय कहीं और व्हाइट बर्ड जहाज ब्लू स्टार की ओर जा रहा था। जहाज के अंदर लुओफेग एकाग्रचित्त होकर मौन ध्यान कर रहा था। लुओफेग जमीन की ओर देखने लगा और उसके शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। बिना एक पल गंवाए लुओफेग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और अंतरिक्ष यान से बाहर निकल आया। जब उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं, तो उसने अपनी युद्ध ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में केंद्रित करना शुरू कर दिया। लुओफेग के सामने एक शून्य था। बिना एक पल गंवाए लुओफेग ने जोरदार प्रहार किया। उसकी शक्ति से शून्य धीरे धीरे बंद होकर ढहने लगा। हमारा लड़का अपनी मुट्ठी भींचे ध्यान से देखने लगा और ये देखकर खुश हुआ कि यह शक्ति शून्य को भी ढहा सकती है। हालांकि वे स्पष्ट रूप से एक ही स्तर की मार्शल विरासत के थे, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि यह पिछली बार सेलिस से विरासत में मिले पवन मार्शल दाओ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली क्यों था। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं, क्योंकि उसने सोचा कि शायद ये स्टारफॉल फेट डिस्क के कारण था। उसे याद आया कि उस परीक्षण के दौरान अंत में तारों वाले आकाश से शक्ति की एक विशाल लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी।
जिससे उसकी शक्ति आसमान छू रही थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए, क्योंकि अब वह प्रकाश वर्ष दूर से नीले ग्रह को भी महसूस कर सकता था। उसकी धारणा भी काफी बढ़ गई थी। लुओफेग ने ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से एक तीव्र लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसके गुरु का 4 चरम सीमाओं का दाव सचमुच अद्भुत था। उसे अभी अभी जो विरासत मिली थी, उससे वह अपनी हथेली की तकनीकों में 5वें स्तर तक पहुंच गया था, जबकि उसकी मुक्केबाजी, तलवार की तकनीक, भाला तकनीक, कुल्हाड़ी की तकनीक और शरीर की तकनीकें इसी स्तर के शिखर पर पहुंच रही थीं। लुओफेग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे चालू किया। व्यंग्यात्मक नजरों से उसे याद आया कि उसे बताया गया था कि वे समस्या के समाधान के लिए किसी से संपर्क करेंगे, और वह देखना चाहता था कि क्या समस्या पहले ही हल हो चुकी है। उसने स्नोई को वीडियो कॉल किया, जिसने मुस्कुराते हुए लुओफेग से पूछा कि क्या वह लौटते हुए एक दयालु मुस्कान के साथ उसने अपनी पत्नी को समझाया कि हाँ, लेकिन अभी भी उसकी यात्रा में आधा दिन बाकी है, और उसने उससे पूछा कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है। घबराए हुए भाव के साथ उसने उसे बताया कि हाँ, मामला सुलझ गया है, बस थोड़ा शोर था। उसकी आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, ये सोचकर कि आखिर यह कितना शोर हो सकता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जब वह वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा। आधे दिन बाद लुओफेग नीले ग्रह के पास पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। नीले ग्रह के पास सैकड़ों विशाल अंतरिक्ष यान थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इसे थोड़ा शोर कह सकती है। ये बहुत ज्यादा था। उसने अपने हाथ मेज पर रख दिए। लुओफेग खड़ा हो गया। उसकी नज़र अंतरिक्ष यानों पर टिकी हुई थी। वह सोच रहा था कि सलाहकार ने उसकी मदद के लिए कितने लोगों को ढूंढा होगा और क्या स्थिति वाकई इतनी गंभीर थी। उसी समय किसी ने पूछा कि क्या वह अमर अर्ल है। उसकी आंखें भ्रम से भर आईं और उसने पुष्टि की कि वह था। लुओफेग के जहाज के सामने सैकड़ों जहाज कतार में खड़े थे, और उनमें से एक ने एक संदेश प्रक्षेपित किया, जिसमें अमर अर्ल का अपने ग्रह पर लौटने पर स्वागत किया गया था। लुओफेग सदमे में था। उसे एहसास हुआ कि यह एक भव्य तमाशा था, और अब, निस्संदेह, उस पर एक बहुत बड़ा एहसान था। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दिन का समय था, और कई घंटे बाद लू शेंग उतरा और सभी स्टार नोबल्स ने उसे सम्मान के साथ बधाई देने के लिए उसे घेर लिया। हमारा लड़का सदमे में था और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं, जिससे वह घबरा गया क्योंकि उसने इस दृश्य को पहचान लिया था। उत्साह से स्टार रईसों ने लू शेंग को घेरना शुरू कर दिया। हर कोई खौफ में था। व्हाइट मिस्ट स्टारफील्ड के ब्लैक ड्रैगन माउंटेन फैमिली से लुओफेंग ने महामहिम अनिर्दिष्ट अर्ल को अपने सम्मान का भुगतान किया। लू शेंग चुप रहे, न जाने क्या करना है। एक तरह की मुस्कान के साथ भूरे बालों वाले व्यक्ति ने खुद को व्हाइट स्पैरो फ्लावर परिवार के सदस्य के रूप में पेश किया। लाल बालों वाले महान ने उसकी छाती पर एक हाथ रखा और एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ खुद को माली तारों से आकाश दानव शेर परिवार से होने के रूप में पेश किया। इतने सारे शक्तिशाली रईसों को देखकर लू शेंग केवल एक चीज कर सकती थी, एक नर्वस मुस्कान दिखा सकती थी और सभी को शुभकामनाएं। उसकी आंखें भ्रम और जिज्ञासा से भर गईं, ये सोचकर कि वे कितने लोगों को जुटाए थे और अगर उन्होंने शायद स्टार डिस्ट्रॉयर्स का एक पूरा बेड़ा भेजा था। रोने वाले फैट गाइड की छवि उनके दिमाग में आए। लू शेंग ने अनुमान लगाया कि गाइड ने कभी कल्पना नहीं की, यहाँ तक कि अपने बेतहाशा सपनों में भी नहीं, कि चुपके से रक्त के कुछ घूंट लेने से वह एक ही बार में दर्जनों तोपों का लक्ष्य बना देगा। एक आभारी टकटकी के साथ लू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने घर की दुनिया में मदद करने के लिए इतनी दूर से आने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। लुओफेंग ने लू शेंग से संपर्क किया, अपनी छाती पर हाथ रखा और सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने अपना सिर झुकाया। उन्होंने कहा कि यह अमर गिनती थी जिसने उन्हें सम्मानित किया,
ये समझाते हुए कि चूंकि उन्हें व्हाइट मिस्ट सेक्टर में अपना एक माना जाता था, इसलिए ये तुच्छ मामला उल्लेख के योग्य नहीं था। लू शेंग ने उसकी ओर रुख किया और चुपचाप उसे मुस्कुराते हुए देखा। लुओ फेंग ने अपनी बाहों को पार किया और शक्तिशाली अमर गिनती पर विचार करना शुरू कर दिया। लाल बालों वाली महिला भी लू शेंग को बधाई देने के लिए दिखाई दी, और एक तरह की मुस्कान के साथ उसने उल्लेख किया कि वह काउंट लुओ फेंग के साथ सहमत थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक संघीय परजीवी जिसने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया और वरिष्ठों और अधीनस्थों को धोखा दिया, सभी को सभी के द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और एक निर्धारित अभिव्यक्ति के साथ ये भी कहा कि यह उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं था कि उसने मूर्खतापूर्ण रूप से अमर काउंट के घर की दुनिया को उकसाया था। उसने कहा कि भले ही उसने किसी अन्य ग्रह को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन वैसे भी कार्य करना उनका कर्तव्य होता। एक मुस्कान हमारे लड़के के चेहरे पर फैल गई और उसने उन्हें थोड़ी देर रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद के लिए उन्हें ठीक से धन्यवाद देगा। लुओ फेंग ने अपनी छाती पर हाथ रखा, लू शेंग से पहले अपना सिर झुकाया और समझाया कि समय एकदम सही था। जीन अनुकूलन द्रव की 10 बिलियन शीशियों ने अमर काउंट के घर की दुनिया के लिए ऑर्डर किया था, फिर भी आने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह कुछ और दिनों तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि माल आने के बाद वह केवल आराम से महसूस करेंगे और उन्होंने पुष्टि की कि सब कुछ क्रम में था। ये सुनकर लू शेंग की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं, जिससे वह कुछ उत्सुकता महसूस कर रही थी। योगिनी कान वाली महिला की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि उसने कई शक्तिशाली योद्धाओं को चित्रित किया था। उसने समझाया कि यह उन सभी से एक छोटा सा उपहार था। वह मानती थी कि सितारों के बीच एक जागीरदार होने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा, और उसके घर की दुनिया के लोग निवासियों के पहले समूह के रूप में काम कर सकते थे और भविष्य में अन्य क्षेत्रों को संचालित करने में मदद कर सकते थे। समस्या ये थी कि वे ताकत के मामले में थोड़े कमजोर थे। इस कारण से उन्होंने बड़ी मात्रा में जीन अनुकूलन सीरम का आदेश दिया था। उसने स्पष्ट किया कि यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह आम लोगों की अधिकतम क्षमता को बिना किसी मार्शल फाउंडेशन के सैद्धांतिक स्तर 7 तक बढ़ा सकता है। लू शेंग अपने विचारों में डूब गया, जबकि दूसरी तरफ झेंग यू ने उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि हर कोई स्तर 7 तक पहुंच सकता है। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ लुओ फेंग ने आगे कदम बढ़ाया और पुष्टि की कि ऐसा था। उन्होंने समझाया कि अपने स्तर के 12 अमृत के अलावा जो भूमि का पोषण करता है, ये बहुत पहले नहीं होगा, इससे पहले कि ब्लू स्टार ने पूरी तरह से एक युग में प्रवेश किया जहां हर कोई ड्रैगन की तरह होगा। ब्लू प्लैनेट के सभी मार्शल संतों और योद्धाओं की आंखें खुशी और उत्साह के साथ चमकने लगीं, ये समझते हुए कि इसका मतलब ये है कि वे एक ही कदम में शीर्ष पर चढ़ेंगे। युद्ध भगवान की महिमा का आनंद ले रहे हैं। लू शेंग ने उन्हें चुप्पी में देखा, कुछ हद तक हतप्रभ महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सभी आम लोग सीधे स्तर 7 तक पहुंच सकते हैं। यह वह वजन था जो उन्नत सभ्यता शब्द के साथ आया था। फिर उसके चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान बन गई। ये वास्तव में बुरा नहीं था। उनके परिवार के जीवन काल को भी कई 100 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने धीरे धीरे ब्लू प्लैनेट को टेराफॉर्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह एक ही कदम में पूरा हो गया था। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ रईसों में से एक ने लू शेंग को देखना शुरू किया और यह उल्लेख किया कि अमर मानते हुए एल अपने लोगों को अपने घर की दुनिया से भविष्य में अपने साथ ले जाना चाहेगा। एक बार जब वह अपना क्षेत्र स्थापित कर लेगा तो उसे तैयारी करने की आवश्यकता होगी। इस कारण से वह अमर अर्ल 1000 एक्सप्लोरर क्लास जहाजों को उपहार देगा। ये सुनकर सभी का ध्यान महान पर तय किया गया, जिससे उन्हें कुछ भ्रमित हो गया। लू शेंग की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं।
वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने क्या सुना था। लंबे समय के बाद एक उत्साहित मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई दी। उन्होंने इसे एक और महान उपहार के रूप में मान्यता दी। हालांकि वे केवल ऊपरी मध्य रेंज जहाज थे, वे कुछ ऐसा नहीं थे जो आम लोग खरीद सकते थे। और वे उसे एक बार में 1000 सौंप रहे थे। फिर उन्होंने नोबल को धन्यवाद दिया। ये देखकर भूरे बालों वाले वसा वाले ने एक घबराए हुए अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथों को उठाया और घोषणा की कि वह स्टार पायरेट्स से बचाने के लिए एलीट मित्रल गार्ड्स के 10 स्क्वाड्रन को अनियंत्रित अर्ल के घर की दुनिया में भी उपहार देगा। अन्य रईस कुछ उलझन में लग रहे थे। अधिक शक्तिशाली और अमीर रईसों ने निष्क्रिय रूप से नहीं बैठने का फैसला किया। लंबे समय तक बालों वाले व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी बंद कर दी और एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ घोषणा की कि वह कॉम्बैट सूट के 1 मिलियन सेट भेजेगा। सभी रईसों ने लू शेन को कुछ उपहार देने का फैसला किया। और हमारे लड़के ने कुछ उलझन में महसूस किया, न जाने क्या कहना है। हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्साही था, सभी कोनों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने लू शेन को थोड़ा असहज महसूस कराया। एक जबरन मुस्कान के साथ लू शेन ने अपने हाथों को लहराना शुरू कर दिया, उन्हें शांत करने के लिए कहा, क्योंकि उनका उत्साह अत्यधिक था और उन्हें तर्कसंगत रूप से खर्च करना चाहिए। लंबे समय के बाद अंतरिक्ष को स्टारशिप से भरा गया था, क्योंकि सैकड़ों अरबों, यहाँ तक कि दुर्लभ संसाधनों में खरबों को भी लगातार नीले ग्रह पर भेजा गया था। पलक झपकते ही रईसों ने सोने के सिक्कों और उपहारों के साथ जगह को भर दिया। संसाधनों और प्रस्तुतियों की एक बेशुमार राशि। लू शेन ने अपने दूसरे हाथ को लहराते हुए अपना सिर खरोंच करना शुरू कर दिया, एक नर्वस अभिव्यक्ति के साथ, यह महसूस करते हुए कि हर कोई बहुत दयालु था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देती थी। आंतरिक रूप से उन्होंने उन्हें जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। आदर्श रूप से उन्हें ब्लू प्लैनेट पर सभी को बांटना और सशक्त बनाना चाहिए और अपनी खेती को मार्शल संत के 9वें स्तर तक बढ़ाना चाहिए। इस तरह जब वह ग्रह पर नहीं था, तब भी वह बहुत अधिक सहज महसूस कर सकता था। आखिरकार वह भविष्य में 100 या 1000 बार एहसान वापस कर सकता था, लेकिन उसके पास नीले ग्रह को विकसित करने का समय कभी नहीं था। इस बार उन्होंने वास्तव में उसे बहुत बड़ा एहसान किया था। जैसा कि रईसों ने लू शेन को उपहार देना जारी रखा, एक लंबे बालों वाला आदमी चुप नहीं देख रहा था। ये लू शेन के पूर्व मास्टर के अलावा और कोई नहीं था। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं, और वह जो कुछ भी कर सकता था वह एक आह भरी थी। झेंग यू ने उससे संपर्क किया और एक जिज्ञासु लुक के साथ पूछा, क्या टूटे हुए ब्लेड को फिर से तैयार किया गया है? उसकी आवाज सुनकर मार्शल संत का ध्यान उस पर तय किया गया, उसे उसके ट्रांस से बाहर निकाल दिया। अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि इसे बहुत पहले ही फिर से समाप्त कर दिया गया था और अब, आखिरकार, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। झेंग यू ने उसकी कमर पर हाथ रखा और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उससे पूछा कि वह बिना किसी कारण के लू शेन का सामना क्यों कर रहा था। उसने समझाया कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को एक बार खोना गर्व का स्रोत होना चाहिए। जैसा कि अब से लू शेन के लिए धन्यवाद, उनका नीला ग्रह वास्तव में ज्वार के साथ उठेगा। कई दिनों बाद एक लग्जरी नौक निंघाई सागर के पानी पर नौकायन कर रही थी। नाव पर कोई एक झूला में लेटा हुआ था, एक सुंदर दिन का आनंद ले रहा था। आकाश अंतरिक्ष यान से भर गया था। ये लू शेन के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपना चश्मा उतार दिया और उसका ध्यान जहाजों पर तय किया गया, क्योंकि उसने देखा कि एक और लहर आ गई थी। लू फेंग और अन्य लोगों के जाने के बाद भी एक बड़ी भीड़ आती रही। सौभाग्य से झेंग यू और अन्य उन्हें प्राप्त करने के लिए गए, या वह पागल हो गया होगा। इसके अलावा लग्जरी नौक पर उनकी पत्नी बर्फीली थी, जो अब एक सेक्सी स्विमिंग सूट पहने हुए थी। एक मुस्कान के साथ उसने अपने बालों के एक ताले को समायोजित किया और उल्लेख किया कि यह केवल दिखाया गया था कि वह कितना लोकप्रिय था।
लू शेन खड़ा हुआ, उसके पास चला गया और उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया, टिप्पणी करते हुए कि यह सभी सामाजिक बारीकियों। सितारों के बीच भी वही पुरानी कहानी थी। स्नो ने अपनी बाहों को पार किया और चुप्पी में विचार करना शुरू कर दिया। लू शेन ने अपनी पत्नी की थोड़ी को सहलाया। उसकी आंखें प्यार से चमकने लगीं क्योंकि उसने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसे चेतावनी दी कि एक पल में वह समुद्र में गहराई से जा रहा होगा। उसने उससे कहा कि अगर कुछ भी अजीब हुआ है तो उसे उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलना चाहिए। स्नो ने मौन में लू शेन पर विचार किया, किसी भी समय बर्बाद किए बिना। लू शेन ने उसे एक चुंबन दिया। स्नो ने हमारे लड़के को गले लगाया, पुष्टि की कि वह समझ गई और उसे हर चीज से सावधान रहने के लिए कह रही थी। जबकि बर्फीली चुप्पी में देखा गया, लू शेन ने नौक से छलांग लगाई और फैसला किया कि यह समुद्र का पता लगाने का समय है। जैसा कि उनका शरीर मार्शल एनर्जी से घिरा हुआ था, लू शेन ने एक आत्मविश्वास से भरे टकटकी के साथ समुद्र के नीचे की ओर गोता लगाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि कुछ भी नहीं बदला था, ब्लू स्टार अभी भी 8 साल के भीतर नष्ट हो जाएगा। और हालांकि उन्हें अब जरूरत नहीं है एड ग्रह की सुरक्षा के बारे में चिंता करने के लिए, क्योंकि वे बस आगे बढ़ सकते थे। उसकी आंखें शांति के साथ चमकने लगीं, लेकिन वह अभी भी गहन रूप से उत्सुक था कि वास्तव में अस्तित्व क्या था जो पूरी तरह से ब्लू स्टार को खत्म कर सकता था। लू शेन ने अपने गार्ड को कम नहीं किया और तेजी से गोता लगाना शुरू कर दिया। यह वह स्थान था जहां सिस्टम की गणना विफल हो गई थी। चरम मार्शल संत के साथ लड़ाई के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि एबीसी केविन्स में गिर गया था, जहां उसे उस अवर्णनीय होने का सामना करना पड़ा। तेज दांतों के साथ एक उत्परिवर्ती कृमि जैसा जानवर दिखाई दिया, लेकिन बहुत अधिक प्रयास के बिना लू शेन ने इसे आधे में कटा दिया। नगण्य प्राणी को उसके रास्ते से बाहर धकेल दिया ताकि यह उसे परेशान न करे। राक्षसी नेत्र लू शेन अपने हाथ में सक्रिय हो गया और उसका ध्यान आकर्षित करते हुए द्वेष के साथ चमकने लगा। वह इस छोटे गैजेट के बारे में लगभग भूल गया था। एबेरेंट सल्स को लग रहा था कि उस पर एक विशेष प्रतिक्रिया है, जिसका मतलब था कि वह करीब था। उन्होंने फैसला किया कि बर्बाद करने और अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का समय नहीं था। उस जगह की ओर पूरी गति से उतरना शुरू कर दिया। कई मिनट बाद वह समुद्र की गहराई तक पहुंच गया और एक गंभीर टकटकी के साथ धीरे से उतरा। लू शेन ने इस क्षेत्र का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि यह जगह होनी चाहिए। राक्षसी आंख और भी अधिक तीव्रता के साथ चमकने लगी और हमारे लड़के के हाथ से तंबू उभरने लगे। ये देखते हुए लू शेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ उलझन में महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। वातावरण अचानक चुप हो गया था, जबकि उसके हाथ में उत्परिवर्तित कोशिकाएं फ्रंटिक रूप से लिखने लगीं, जैसे कि उसके शरीर से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपना गार्ड कम नहीं किया और गंभीर हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गायब है। अचानक उन्हें मानसिक उतार चढ़ाव याद आया। इससे पहले जब भी वह गहरे समुद्र में होता था, तब भी आकर्षक और भ्रामक मानसिक लहरें थीं, लेकिन अब वह उन्हें महसूस नहीं कर सकती थी। जबकि लू शेन विचार में खो गया था, कोई जोर से हंसने लगा। ये सुनकर लू शेन की आंखें आश्चर्य और भय में चौड़ी हो गईं। लंबे समय के बाद एक विशालकाय आंख दिखाई दी और लू शेन को गौर से घूरने लगी। फिर कुछ जमीन से उभरने लगा, जिससे जमीन कांप गई, और यह घोषित किया जा रहा था कि यह आखिरकार उसे फिर से मिला। लू शेन का ध्यान इस पर तय किया गया था और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। तेज पंजे के साथ एक विशाल राक्षसी हाथ सीबेड से निकला। लू शेन को पता था कि यह लड़ने का समय है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे गोल्डन मार्शल एनर्जी उनके शरीर से बढ़ रही है। यह वीडियो का अंत है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें। एक पंजे वाला हाथ सामने आया और जमीन में पटक दिया,
जिससे पुरुषवादी ऊर्जा बढ़ गई। लुशेंग अलर्ट पर चला गया और 1 सेकंड खोए बिना वापस छलांग लगा दी। तभी हाथ एक थंडरक्लैप की तरह चला गया और लुशेंग के पीछे दिखाई दिया, उसे छीनने के लिए तैयार। ये देखते हुए लुशेंग ने अपनी शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसकी आंखें गंभीरता के साथ चमकने लगीं। यह महसूस करते हुए कि यह गंभीर होने का समय था, हाथ ने फिर से हमला किया, एक मक्खी की तरह लुशेंग को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। एक आंख की झपकी में, अपने शरीर के साथ मार्शल एनर्जी से घिरा हुआ, लुशेंग ने हमले की सीमा से बाहर निकाला, कुचलने से बचने और अपने प्रतिद्वंद्वी को महसूस करने से उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। एक राक्षसी आंख दिखाई दी। इसका ध्यान लुशेंग पर तय हुआ, उसे एक चालाक कीट पर विचार करते हुए कि यह भागने की अनुमति नहीं देगा। हाथ आकार बदलने लगा, अब एक आंख खेल रहा है। लुशेंग ने इस पर संपर्क किया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ मान्यता दी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसी ट्रिक का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसे उस ग्रे बबल रिफ्ट स्पेस में वापस खींच सके। ये शर्म की बात थी, एक बार इसके लिए गिर गया, उसके लिए फिर से पकड़ा जाना असंभव था। जबकि लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, उन्होंने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और अपनी सारी मार्शल एनर्जी को इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि एक ही कदम एक संत पर 2 बार काम नहीं करेगा। अपनी सभी मार्शल पावर को केंद्रित करते हुए लुशेंग ने ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट को उजागर किया, जो राक्षस की ओर गति करना शुरू कर दिया। राक्षस ने ध्यान केंद्रित किया, इसकी आंख चमकने लगी और एक पल में इसने ऊर्जा विस्फोट को अवशोषित कर लिया था। लुशेंग ने इसे हटा दिया था। एक उग्र टकटकी के साथ लुशेंग ने राक्षस को मध्य उंगली दी। एक पोर्टल उसके पीछे दिखाई दिया और एक मुस्कान के साथ उसने विदाई को उकसाया, प्राणी को उसका पालन करने की हिम्मत की। राक्षस गुस्से में आ गया और उसकी आंख गुस्से से चमकने लगी, ये कसम खाई कि यह निश्चित रूप से उसे पकड़ लेगा। लुशेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुरा सकता है, ये बताते हुए कि वे बात कर सकते हैं जब यह वास्तव में उसे पकड़ने में सक्षम था और अब के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी। बर्बाद करने के लिए अधिक समय नहीं होने के कारण लुशेंग सतह पर उभरा और चुप्पी में पानी पर चलना शुरू कर दिया, विचार में खो गया। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके सिर को खरोंच दिया और एक आह भरी। उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं था जो वह इसके खिलाफ कर सकता था। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और गोल्डन एनर्जी इससे उभरने लगी। एक शांत टकटकी के साथ उन्होंने ब्लू स्टार के भविष्य को कम करने के लिए मूल की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। लंबे समय के बाद एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, ये खुलासा करते हुए कि ब्लू स्टार को 7 वर्षों में नष्ट कर दिया जाएगा। लुशेंग सदमे में था, न जाने क्या करना है। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। समय सीमा 1 और वर्ष से कम हो गई थी। उन्हें लगा कि उनके लगातार उकसावे ने उनके प्रतिद्वंद्वी को इतना नाराज कर दिया था कि यह तेजी से टूट रहा था। लुशेंग ने अपनी ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखा और चुप्पी में विचार करना शुरू कर दिया। ब्लू स्टार से सभी मनुष्यों को स्थानांतरित करने के लिए 7 साल निश्चित रूप से पर्याप्त समय था, लेकिन सुरक्षित होने के लिए वह इसे 3 साल में खत्म कर सकता है। फिर उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके साथ एक नई संभावना हुई। क्या होगा अगर यह रसातल से भाग गया? तो ये सिर्फ एक तबाही का कारण नहीं था जिसने एक ही ग्रह को नष्ट कर दिया। लुशेंग ने कई ग्रहों और एक राक्षसी आंखों की कल्पना करना शुरू कर दिया, इसके बजाय एक पूरे स्टार क्षेत्र, या यहाँ तक कि एक पूरे आकाशगंगा को भी संलग्न किया। एक नर्वस टकटकी के साथ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मार्शल एनर्जी इससे बढ़ने लगी। यदि ऐसा होता तो यह एक गंभीर मामला था, और उसने एक और प्रक्षेपण किया था। जबकि लुशेंग समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा था,
कई सिस्टम खिड़कियां उसके सामने दिखाई दीं, जिससे पता चलता है कि पूरे सरपेंटिस आकाशगंगा का भविष्य घटाया जा रहा था। कई मिनट बाद एक सिस्टम विंडो से पता चला कि 7 साल बाद डार्क लॉर्ड आक्रमण करेगा। व्हाइट मिस्ट स्टार के विनाश के साथ सरपेंटिस गैलेक्सी डार्क साइड यूनिवर्स के फ्रंट लाइन युद्ध क्षेत्र बन गए थे। ये देखकर लुशेंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनका जबड़ा सदमे में गिरा, यह महसूस करते हुए कि उनकी वजह से पूरे सरपेंटिस आकाशगंगा में अनगिनत जीवन रूपों ने 1 साल तक अपने जीवन काल को छोटा कर दिया था। लुशेंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और मौन में समुद्र में टकटकी लगाने लगा। फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब उनके हर एक आंदोलन ने पूरे स्टार सिस्टम के भविष्य को प्रभावित किया और उन्हें उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ा जो उन्होंने की थी। जैसे ही नीली मार्शल एनर्जी ने लुशेंग को घेर लिया, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उनके ग्रह को नष्ट करने की छवि उनके दिमाग में आ गई। फिर राक्षसी आंख की छवि ने उनके विचारों को बादल दिया। उनके पास 7 साल थे, केवल 7 और साल। उस समय के भीतर ब्लू स्टार नष्ट हो जाएगा। डार्क साइड ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के बीच की बाधा बड़े पैमाने पर फाड़ दी जाएगी। डार्क लॉर्ड आक्रमण करेगा, व्हाइट मिस्ट स्टार को नष्ट कर दिया जाएगा और पूरी सरपेंटिस गैलेक्सी लड़ाई की अग्रिम पंक्ति बन जाएगी। हमारा लड़का एक सेब में प्रवेश करने वाले एक कीड़े की कल्पना करने लगा। अगर एक कीट बिट में इसके छिलके के लिए अंदर के लोग पीड़ित होंगे, या वह छील को छेद सकता है, बाहर जा सकता है और सभी कीड़ों को मार सकता है, इस प्रकार इस संकट को कम कर सकता है। लंबे समय के बाद कीड़े सेब को खा जाने लगे। दूसरा विकल्प तब तक इंतजार करना था जब तक कि छिलके पूरी तरह से दूर न खा जाए। लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। उस उल्लंघन को बंद करने के लिए एक होने की कसम खाए। चूंकि उनके पास केवल ये 2 विकल्प थे, लुशेंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और यह जानने के लिए कि उन्हें वापस करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता थी। अन्यथा वह कीड़ों को मारने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय खा जाएगा। ये रात का समय था और लुशेंग विचार में खो गया था। वह जानता था कि एक डार्क लॉर्ड जो एक पूरी आकाशगंगा के गिरने का कारण बनने में सक्षम है, वह कम से कम 14 या 15 का स्तर होना चाहिए। और वह सोचता था कि भविष्य की प्रक्षेपण ने किस उम्र में कहा था कि वह खुद उस स्तर तक पहुंच जाएगा। लुशेंग ने अपने ट्रांस से बाहर निकले और उसकी आंखें चमकने लगीं। उन्होंने 100,000 साल, 7 साल बनाम 100,000 को याद किया। बस इसके साथ वह केवल इसे अपना सब कुछ दे सकता था। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मार्शल पावर इससे बढ़ने लगी। बहुत अधिक प्रयास के बिना लुशेंग ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, जिससे समुद्र में एक शार्क सतह पर उठ गई। तब लुशेंग ने अपने हाथ की हथेली में आंख को गौर से देखना शुरू कर दिया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ इसे उधार लेने का फैसला किया। लुशेंग ने अपनी हथेली से राक्षसी आंख को फाड़ दिया, जबकि उसकी आंखें जिज्ञासा के साथ चमक रही थीं। उसने शार्क के पास पहुंचा और राक्षसी आंख को उसके मुंह में डाल दिया। शार्क उलझन में था, न जाने क्या हो रहा था। फिर शार्क की आंख बदलने लगी और पुरुषवादी ऊर्जा उसकी आंख से उभरने लगी। शार्क का रूप बदलने लगा। ये तेज पंजे के साथ राक्षसी दांत और अंगों को बढ़ा। ये पूरी तरह से बदल गया था, उग्र होने से दूर। शार्क ने लुशेंग की ओर रुख किया और मुस्कुराया, जैसे कि यह उसका पालतू था। ध्यान से देखते हुए लुशेंग ने महसूस किया कि इसने काम किया था। वह इस स्तर 8 जानवर में उत्परिवर्तन सेल को स्थापित करने में सफल रहा था। शार्क छलांग लगाती है और पानी में वापस जाती है। धीरे धीरे उत्परिवर्ती शार्क समुद्र की ओर उतरने लगे। लुशेंग चुप रहे। वह इसे रसातल में खुदाई की प्रगति की निगरानी के लिए एक जासूस के रूप में छोड़ देगा। शार्क ने उस मछली को खा जाना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते को पार कर गई। लुशेंग के लिए
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्परिवर्ती सेल मुसीबत में भाग गया। अधिक से अधिक वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सा खो देगा, क्योंकि इसका मुख्य शरीर अभी भी उसके भीतर था। इस बीच निंघाई सागर की सतह पर ये दिन का समय था और नौक पूरी गति से नौकायन कर रही थी। कई घंटे बाद, जबकि उनकी पत्नी बर्फीली दृश्य का आनंद ले रही थी, लुशिंग पास में इनायत से उतरा और उसकी ओर चलने लगी। ये देखते हुए एक राहत भरी टकटकी के साथ वह चारों ओर घूम गई और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ये देखकर हर्षित महसूस कर रही थी कि वह वापस आ गया था। लुशिंग अपनी पत्नी का हाथ ले गया, उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया और एक प्यार भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने प्रस्ताव दिया कि वे दूसरे ग्रह पर जाएं। स्नो ने लुशिंग के अचानक सुझाव से कुछ आश्चर्यचकित और भ्रमित महसूस किया। एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट के बिना उसने लुशिंग को गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वीकार कर लिया, जिससे उसे पता चल गया कि वह जो कुछ भी कहेगी। लुशिंग ने उसे वापस गले लगाया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने जीवन की महिला थी। अगले दिन लुशिंग व्हाइट होल शटल में ब्लू स्टार से रवाना हुए, एक शानदार स्टार की ओर 1 दर्जन से अधिक प्रकाश वर्ष की यात्रा कर रहे थे। उनके जहाज ने एक तारे से संपर्क किया जो सूरज की तरह दिखता था। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका ध्यान किसी चीज पर तय हुआ। उसके सामने एक विशाल और चकाचौंध वाला तारा था, सूर्य की तरह, जैसा कि मार्शल एनर्जी ने हमारे लड़के के शरीर को कवर किया था। उन्होंने महसूस किया कि यह अब उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड होना चाहिए। यह वीडियो का अंत है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें।